हेलो। देखिए, आपका उत्तराखंड आपका एपीओ के बारे में एक सूचना भी है। डेट आपका फिर फार्म भरने की बढ़ गई है। यानी कि अब फार्म भरने की जो लास्ट डेट है वह 21 अक्टूबर हो गई है। यानी कि आपका परीक्षा की डेट नहीं आ रही है, लेकिन फार्म भरने की डेट आपका बढ़ती जा रही है। तो हम भी चाहते हैं कि भाई 2 अढ़ाई माह बाद परीक्षा हो, ताकि आराम से हर एक सब्जेक्ट समाप्त किया जाए। यूपी एपीओ का भी सिलेबस सेम है, केवल आपका पुलिस एक्ट अलग है। यानी कि उत्तराखंड के लिए जो हम लोग पुलिस एक्ट पढ़ रहे हैं वह केवल उत्तराखंड एपीओ में काम करेगा, और जो आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस होगा यह यूपी एपीओ में भी काम करेगा और उत्तराखंड में भी। आपका जो हमारी सूचना है 15 अक्टूबर के आसपास या उसके पहले भी यूपी एपीओ का विज्ञापन आ सकता है। तो अच्छा है, तब तक आपका उत्तराखंड पुलिस एक्ट निपटा रहे तो यूपी एपीओ का 2 सब्जेक्ट चलेगा आपका। लेकिन ये निपटा दिया जाए 10 12 दिन में, ताकि यूपी एपीओ आते आते उत्तराखंड का जो स्पेशल है पुलिस एक्ट वो समाप्त हो जाए। फिर इसके बाद आ जाएगी तो भाई यूपी का पुलिस एक्ट लगाना ही पड़ेगा। तो शाम को थोड़ा लेट में लगेगा, पहले एक बैच सुबह पढ़ा दिया जाएगा, तो शाम को थोड़ा लेट कर दिया जाएगा मैंने लगाने में। देखिए, आपका अध्याय 3 हम शुरू किए थे, यहाँ से भी मैं बता रहा था कि क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। पुलिस बल का प्रशासन, जहाँ तक पुलिस बल के प्रशासन की बात है, आपका धारा 19 से लेकर 28 तक में प्रावधान है। 19 में बताया था कि पुलिस बल पर अधीक्षण कौन करता है, तो पुलिस बल पर जो सुपरविजन करेगी वह स्टेट गवर्नमेंट करेगी, राज्य सरकार करेगी। यानी कि पुलिस बल का गठन भी याद रखिएगा, धारा 3 में कौन करती है, राज्य सरकार। और उस पर अधीक्षण या सुपरविजन या नियंत्रण कौन करेगी पूरे प्रदेश में, राज्य सरकार। राज्य सरकार के अधीन रहते हुए जो पुलिस बल पर नियंत्रण करेगा या निर्देशन देगा वह डीजीपी होगा, यानी कि पुलिस महानिदेशक। तो पुलिस महानिदेशक के बारे में प्रावधान बताया गया था कि धारा 20 में किया गया है। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, और पुलिस बल पर ये समग्र नियंत्रण, निदेशन और पर्यवेक्षण करता है। एक माने नामित लिस्ट में से की जाएगी, चयन समिति करेगी इनका। और एक पद है तो कितना उसमें आपका लिस्ट में नाम भेजा जाएगा, 3। और इनकी नियुक्ति अधिकतम माने कम से कम कितने साल के लिए, एक बार में 2 साल के लिए। 2 साल के पहले भी राज्य सरकार इनको पद से हटा सकती है। ये महत्वपूर्ण जो आपका था ये याद रखना है। धारा 21 पुलिस प्रशासन बता दिया गया है कि डीजीपी जो है राज्य सरकार के अनुमोदन से कुछ नियम बना सकते हैं, विनियम। ये भी हम बता चुके हैं। आपका 22 से पूछने का चांस है, इधर से आपका क्वेश्चन बनने का चांस है। आइए आपका देखा जाए धारा 22। ये मैं कल डिटेल में बताया था। अनुशासनिक कार्यवाहियाँ या विभागीय कार्यवाही कहिए, या आपका आंतरिक कार्यवाही कहिए, आंतरिक जांच कहिए। यूपी में तो भाई लगातार इस विषय पर क्वेश्चन बनता है। लेकिन आपका जहां तक उत्तराखंड की बात है, कल भी बताया गया था कि जो यूपी में प्रावधान सेक्शन 7 में है, आपका उत्तराखंड में 2 धाराओं में प्रावधान कर दिया गया है। एक सेक्शन 22 और दूसरा आपका 23। देखिए, आपका जो पिछली बार भी पूछा गया था, एक क्वेश्चन इस पर आता है निश्चित यूपी में। पिछली बार जो आपका मैंने पूछा भी गया है कई बार कि धारा 7 जो है पुराने कानून की, वह किस कार्यवाही से संबंधित है,
न्यायिक जांच है कि विभागीय जांच है कि दोनों, तो विभागीय जांच है। यानी कि अगर कोई पुलिस वाला बदमाशी करता है, अपने पद का दुरुपयोग करता है, तो ये विभागीय कार्यवाही उसके खिलाफ की जा सकती है। लेकिन जब भी विभागीय कार्यवाही की जाए तो संविधान का अनुच्छेद याद रखिए, यूपी में आ चुका है कि किस संविधान संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन रहते हुए ही विभागीय कार्यवाही की जाएगी। तो कल बताया गया था आर्टिकल 311, यानी कि अनुच्छेद 311 के अधीन रहते हुए ही कार्यवाही की जाएगी। इसका मतलब कि जब भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थों को विभागीय दंड देंगे, पेनाल्टीज लगाएंगे अपने अधीनस्थों पर, तो हर हाल में उन्हें अनुच्छेद 311 के प्रावधानों का पालन करना होगा। अगर पालन नहीं करते तो ऐसी दशा में ये विभागीय कार्यवाहियां अवैध होंगी। इसका कोई मतलब नहीं होगा, ये कार्यवाहियां क्या होंगी? अवैध। तो अनुच्छेद 311 में प्रत्येक लोक सेवक को पूछा भी गया है कितने संरक्षण दिए गए हैं? 2। पहला, आडी अल्ट्रम पर्टम, यानी कि दूसरे पक्षकार को सुनो। यानी कि जब भी किसी लोक सेवक को बर्खास्त किया जाए, उसके पद से टर्मिनेट किया जाए, पद से हटा दिया जाए, पदच्युत किया जाए, तो कम से कम उसकी बातों को भी एक बार सुन लिया जाए, यानी कि लोक सेवक का पक्ष सुना जाएगा। और दूसरा जो इसमें सिद्धांत है वह यह है कि जिस प्राधिकारी या अधिकारी ने किसी लोक सेवक को अपॉइंट या नियुक्त किया है, उसके नीचे का प्राधिकारी उसे टर्मिनेट या बर्खास्त नहीं कर सकता। भले ऊपर का कर दे या वो कर दे, लेकिन नीचे का प्राधिकारी उसे बर्खास्त नहीं कर सकता। और जो भी विभागीय दंड दिए जाएंगे वह आपका जो नियम बना है, जो विनियम बना है, उसके अनुसार दिए जाएंगे। ये कल मैं डिटेल में बताया भी था। आइए अगला देखा जाए, आपका धारा 23। यहाँ से भी आपका चांस रहता है पूछने का। अनुशासनिक शास्तियाँ, यानी कि जो विभागीय शास्तियाँ होंगी, डिपार्टमेंटल पेनाल्टीज होंगी या इंटरनल पेनाल्टीज होंगी, वह क्या होंगी? तो एक क्वेश्चन तो पहला आपका बन सकता है कि धारा 23 के तहत कौन अनुशासनिक शास्तियों में या अनुशासनिक दंड में शामिल नहीं है। तो अभी हम लिस्ट बताएंगे कह करके, लेकिन जो सस्पेंशन होता है, निलंबन होता है, वह आपका धारा 23 से कवर न होकर 24 से कवर होता है। देखिए आपका जो पुराना एक्ट था, निलंबन भी धारा 7 से ही कवर होता था, लेकिन उत्तराखंड में आपका उन धारा 7 को तोड़ा गया है और अलग अलग कई धाराएं बना दी गई हैं। अब आपका 23 और 24 काफी महत्वपूर्ण है आपका। फिर एक बार याद रखिए, आपका धाराएं गलत हो सकती हैं। पहला पूछ सकता है कि अनुशासनिक कार्यवाही की धारा के तहत की जाती है, तो धारा 22 मारिए। और अनुशासनिक शास्तियाँ की धारा के तहत तो धारा 23। और किसी पुलिस वाले का निलंबन पूछे तो एक धारा और बढ़ जानी है, तो धारा 24। तीनों पहले सेक्शन से पूछा जा सकता है। देखिए आपका एक एक करके चला जाए। पुलिस अधीक्षक के स्तर या उससे उच्चतर स्तर का अधिकारी उस स्तर के पुलिस अधिकारी को जिसका वह नियुक्त प्राधिकारी है निम्नलिखित में से कोई दंड दे सकेगा। तो पहला आपका क्वेश्चन ये बना कि धारा 23 के क्लाज 1 के तहत किसे विभागीय दंड देने का अधिकार है?
पहला क्वेश्चन ये सुधार क्लास वाइज पढ़ना है भाई। क्लास 1 के तहत आपका एसपी या एसपी के ऊपर के अधिकारियों को विभागीय दंड देने का अधिकार प्रदान किया गया है। यानी कि एसपी या इसके ऊपर के अधिकारी विभागीय दंड दे सकते हैं, यानी कि पुलिस अधीक्षक और उसके ऊपर के। तो भाई आपका किसको विभागीय दंड दे सकते हैं? जिसको कि वह नियुक्त किए हैं, यानी कि सबको नहीं, दो कंडीशन आ गई। क्लास 1 में विभागीय दंड कौन देगा? तो पुलिस अधीक्षक या उसके ऊपर का वरिष्ठ अधिकारी। क्या सबको देंगे? नहीं। किसको केवल दे सकते हैं? जिन पुलिस अधिकारियों को इन्होंने क्या किया है? अपॉइंट न करने पर क्लास 1 अप्लाई नहीं होगा। और भी क्लास हैं, अभी पहला अपॉइंट पर चल रहा है। देखिए क्या क्या विभागीय दंड दिया जा सकता है। पहला है पदावनति, यानी कि डिमोशन कर देना। पदावनति मतलब कि डिमोशन कर देना, यानी कि ऊपर के पद से नीचे के पद पर ला देना, इसी को हम डिमोशन कहते हैं। नियम यह है कि जैसे कि एक उदाहरण देखिए, एक व्यक्ति कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुआ और प्रमोशन पाकर सब इंस्पेक्टर तक बन गया है और कोई गलत कार्य करता है और वरिष्ठ अधिकारी उसे दंडित करते हैं विभागीय दंड, और विभागीय दंड में उसका डिमोशन करते हैं या पदावनत करते हैं या पुनः निचले पद पर ला देते हैं। तो एक नियम दिमाग में बैठा लीजिएगा, जो प्राधिकारी किसी पद पर पहली बार अपॉइंट हुआ था उसके नीचे के पद पर उसका डिमोशन या पदावनति नहीं किया जा सकता। इसका मतलब उदाहरण में ये हुआ कि जो पुलिस वाला था वह कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुआ था, प्रमोशन पाकर सब इंस्पेक्टर बना था, तो अगर उसके पद को नीचे भी किया जाता है तो कांस्टेबल से नीचे नहीं किया जा सकता, क्योंकि सबसे पहले वह किस पद पर नियुक्त हुआ था? कांस्टेबल। फिर एक बार इसको समझिए, अर्थात डिमोशन का नियम यह है कि जिस पद पर पहली नियुक्ति उसकी हुई थी उस पद से नीचे के पद पर उसका डिमोशन नहीं किया जा सकता। दूसरा देखिए, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, कंपल्सरी रिटायरमेंट, इसको हम कहते हैं जबरदस्ती रिटायरमेंट कर देना। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि विभागीय दंड में जबरदस्ती रिटायर भी किया जा सकता है कि आप जाइए घर पर रहिए, पेंशन मिलेगी तो पेंशन पाइए, अब नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप बार बार अपने कर्तव्य का उल्लंघन कर रहे हैं। तो वरिष्ठ अधिकारी जबरदस्ती क्या कर देंगे? रिटायर। भाई अनिवार्य सेवानिवृत्त का जो नियम होगा ये सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि वैध होगा, और आपका केंद्र हर एक वैकेंसी में भाई, यानी कि हर एक पद पर ये है, आपको बता दिया जाए, चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, हर एक जगह ये नियम है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति, कंपल्सरी रिटायरमेंट। अभी आपका केंद्र सरकार में भी आया था कि केंद्र सरकार ने आपका तमाम अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी कि आप क्या हो जाइए, घर पर रहिए, अब बूढ़े हो गए हैं और आपके कार्य करने की क्षमता क्या हो गई है? कम। तो तमाम सचिव स्तर के अधिकारियों को जबरदस्ती मोदी जी ने रिटायर कर दिया और कोई कुछ लड़ नहीं पाया, न कुछ कर पाया। अगला देखिए, सेवा से हटाना, यानी कि पुलिस की सेवा से हटा दिया जाए, आपका ये भी आपका सेवा से हटा दिया जाए। पदच्युत करना, सबसे खतरनाक आपका पदच्युत करना है। पदच्युत का मतलब कि बर्खास्त कर देना, टर्मिनेट कर देना। टर्मिनेट माने नौकरी से पूरी तरह क्या कर देना? बाहर। आइए देखा जाए,
पदच्युत करना या रिमूव करना, या कह सकते हैं कि आपका टर्मिनेट करना, आपका कह सकते हैं कि सबसे कठिन आपका दंड होता है। पदच्युत आसानी से नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि घोर लापरवाही न बरता हो, क्योंकि एक बार जब वह पदच्युत हो गया तो ऐसी दशा में पहला इसका प्रभाव होगा कि अन्य कोई सरकारी नौकरी के अयोग्य होगा। यानी कि दूसरे विभाग में अगर जाता है तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप मिसकंडक्ट के आधार पर एक बार सरकार की सेवा से क्या हो चुके हैं, बर्खास्त। दूसरा, आपका पदच्युत अगर किया जाता है तो ऐसी दशा में उसको पेंशन नहीं मिलेगी। यानी कि इसका मतलब हुआ कि उस दिन से पुलिस से हट गया पूरी तरह, अब पेंशन वेंशन नहीं मिलती। आपका निलंबन में सब कुछ सही है इत्यादि में, लेकिन जब टर्मिनेट हो गया तो अब पेंशन नहीं मिलेगी और आपका ऐसे ही आपका घूमते रहिए। तो पदच्युत का फैसला अंतिम विकल्प होना चाहिए। अगर न सुधरे तब, यानी कि कुत्ते की दुम है और न सुधरे तब क्या करना चाहिए, लास्ट में आपका अंतिम विकल्प है कि उसे बर्खास्त किया जाए। अब देखिए, वेतन में कटौती कर दिया जाए। यानी कि वरिष्ठ अधिकारी क्या करेंगे, तो इनके वेतन में कटौती, वेतन वृद्धि रोकना, यानी कि जो पे में बढ़ोतरी होगी आपका रोक दिया जाए। सरकार के यहाँ लिख कर भेज दिया जाए कि ये बदमाशी किया है पुलिस वाला और इसका वेतन वृद्धि क्या किया जाए, रोक दिया जाए। इसके बाद प्रमोशन रोक देना, पदोन्नति रोक देना। इस पर भी कई केस आए भाई, देखिए ध्यान से। कई पुलिस अधिकारियों का प्रमोशन ही रोक दिया गया था। उन्होंने जो गुप्त डायरी या इंटरनल आपका जो लिखा पढ़ी होती है, उसको मांगा कि हमें हमारा प्रमोशन क्यों रोका गया, तो सरकार ने सूचना के अधिकार के तहत बताने से इनकार कर दिया। तो ऐसे पुलिस अधिकारी आते हैं उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में वो कहा कि हमारा प्रमोशन बिना हमें बताए कारण रोक दिया गया। कम से कम हमने क्या गलती की है, सरकार हमारा कारण बताए गलती का। और आपका वरिष्ठ अधिकारी कभी काल दुर्भावना में भी आपका लिख पढ़कर चले जाते हैं, तो ऐसी दशा में प्रमोशन रुक सकता है। तो अगर कोई पुलिस अधिकारी बदमाशी किया है तो उसका प्रमोशन क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। अब ये है कि हाई कोर्ट भाई अपना रिकॉर्ड मंगाकर और कारण भी देखता है, कभी काल गलत कारण भी पाए जाते हैं। तमाम ऐसे विवाद उत्पन्न यूपी में भी हुए हैं, जहाँ की वरिष्ठ अधिकारी क्या किए हैं, उच्च न्यायालय का रुख किए हैं। अब देखिए आपका फिर एक बार देखिए, क्लास 1 हमने पढ़ाया। क्लास 1 में हमने ये बताया, अब अलग अलग छांटना है इसको, कि एसपी या एसपी के स्तर के अधिकारी माने पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक के स्तर का अधिकारी, आपका उस स्तर के पुलिस अधिकारी को जिसको वह अपॉइंट किया है, ये सजाएं, इन सजाओं में से एक या एक से अधिक सजा दे सकता है। खंड 2 देखिए, अब पुलिस अधीक्षक के स्तर का या उससे उच्चतर स्तर का कोई पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ अराजपत्रित पुलिस अधिकारी को निम्नलिखित में से कोई दंड दे सकेगा। यानी कि क्लास 2 जब हम देखेंगे तो भले ही वह नियुक्त किया हो या न किया हो, उससे मतलब नहीं है। जो एसपी हैं या एसपी के ऊपर के पुलिस अधिकारी हैं, आपका अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों को, तो सभी अधीनस्थ अब नहीं, यहाँ केवल वही अधीनस्थ जो अराजपत्रित हो। तो पहला पॉइंट आपको ये पकड़ना पड़ेगा कि कौन से पुलिस अधिकारी राजपत्रित हैं और कौन से पुलिस अधिकारी अराजपत्रित। तो एक क्रम बना लीजिएगा,
डीवाईएसपी और उसके ऊपर के पुलिस अधिकारी ये राजपत्रित माने जाते हैं। और आपका आपका इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल ये अराजपत्रित माने जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि क्लास 2 में जो दंड दिया जाएगा वह सबको नहीं दिया जा सकता, अधीनस्थ को ही दिया जाएगा। लेकिन अधीनस्थ में भी वह क्या हो, राजपत्रित अधिकारी हो कि अराजपत्रित। अराजपत्रित कई टेक्निकल है यहाँ, आपका धारा काफी। तो ऐसी दशा में कौन दंड एसपी या उसके ऊपर के अधिकारी ऐसे अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों को दे सकते हैं? तो आपका कह सकते हैं कि देखिए दंड क्या क्या लिखा है। दो दंड लिखा है। एक तो 1 माह से अनधिक के वेतन का जुर्माना, यानी कि अनधिक माने अधिक नहीं, इसका मतलब कि अधिकतम 1 मास के वेतन के बराबर का फाइन लगाया जा सकता है, जुर्माना। और दूसरा आपका परिनिंदा या भर्त्सना। परिनिंदा या भर्त्सना का मतलब कि उस पुलिस अधिकारी को बुलाया जाए, उसकी निंदा की जाए, आलोचना की जाए, भर्त्सना की जाए और कहा जाए कि अब अगली बार से ये कार्य न करना आपका, नहीं तो कड़ा एक्शन लेंगे। तो आजकल न्यायालय भी यही कर रहे हैं, भर्त्सना करके लोगों को छोड़ दे रहे हैं। बस ये कह रहे हैं कि अगली बार से ये कार्य न करना, नहीं तो भेज देंगे जेल। तो आइए देखिए, आपका इसको जब भी पढ़िएगा तो आप 360 सीआरपीसी को जोड़कर पढ़िएगा। 360 भाई 360 से जोड़कर पढ़िएगा। सीआरपीसी की धारा 360 बताती है कि न्यायालय किसी अभियुक्त को दंड न देकर परिवीक्षा पर या भर्त्सना करके छोड़ सकता है, यानी कि आलोचना करके डांट डपट कर छोड़ सकता है कि जाओ तुम अपराध किए हो लेकिन मैं सजा नहीं दूंगा, अच्छा आचरण दिखाना और आगे से ऐसा न करना। तो डांट डपट कर भी छोड़ा जा सकता है। ये दूसरा। तीसरा देखिए भाई, तीसरा क्लास, कोई भी पुलिस उप अधीक्षक या यानी कि डीवाईएसपी आ गए, कोई भी पुलिस उप अधीक्षक या उसके समतुल्य स्तर का कोई अधिकारी, पुलिस निरीक्षक, उप निरीक्षक या उसके निम्न स्तर के अधिकारी, यानी कि आपका हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल। निम्न क्या हुआ भाई, इंस्पेक्टर, दूसरा सब इंस्पेक्टर हुआ, इसके नीचे कौन हुआ, तो हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, यही दो बत्ते हैं। तो जो आपका डीवाईएसपी है वह इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर या हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल को विभागीय दंड दे सकता है। तो विभागीय दंड में क्या दे सकता है, ये पूछा जा सकता है। तो ज़्यादा पावर नहीं है, क्या कर सकता है केवल, तो परिनिंदा और भर्त्सना करके छोड़ सकता है, यानी कि आलोचना करके छोड़ सकता है, डांट डपट कर छोड़ सकता है, और कुछ पावर नहीं है। यानी कि डीवाईएसपी का पावर और क्या हो गया, कम हो गया। कौन सा केवल दंड दे सकते हैं, दरोगा जी को और इत्यादि को केवल बुलाकर डांट फटकार कर सकते हैं, परिनिंदा या आलोचना कर सकते हैं, और कोई पावर नहीं है। अगला देखिए, अब दरोगा जी को भी आपका कुछ पावर दे दिया जाए। निरीक्षक या उससे उच्चतर स्तर का कोई अधिकारी कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को लघु दंड दे सकता है, छोटा दंड दे सकता है, बड़ा नहीं। यानी कि दरोगा जी भी जो थाने में कांस्टेबल हैं या हेड कांस्टेबल हैं, सब इंस्पेक्टर को नहीं, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को कौन सा दंड दे सकते हैं, छोटा या लघु, ज्यादा बड़ा नहीं। आपका पांचवा देखिए, किसी अधिकारी को उपधारा 1, 2, 3, 4 में उल्लिखित दंड दिए जाने पर उसके द्वारा, देखिए इसको एक लाइन में बताते हैं, बेरक नहीं समझ में आएगा, ऐसे देखिए।
अगर किसी अधिकारी को विभागीय दंड दिया गया तो क्या ऐसी दशा में जो क्रिमिनल या सिविल मुकदमा उस पर चल सकता था इस कार्य के लिए, क्या ऐसी दशा में वह उससे बच जाएगा कि मुकदमा चलेगा? तो बचेगा नहीं। ये तो विभागीय दंड अलग है और न्यायिक कार्यवाही अलग है। यानी कि एक लाइन याद रखिए, विभागीय दंड देने के बावजूद भी उसके खिलाफ न्यायिक कार्यवाही चलेगी। अगर ऐसा कार्य किया है जो अपराध हो तो उसके खिलाफ क्या चलेगी? न्यायिक कार्यवाही दायर की जाएगी और मुकदमा चलेगा। जैसे इस समय भी ले सकते हैं, जो वर्तमान में आपका गोरखपुर का मामला देख सकते हैं, जहां की एक व्यापारी को पुलिस ने पकड़ा आपका कुटाई की धान जैसे, और इतना कूट दिया कि वह ऊपर पहुंच गया। तत्पश्चात अब यही मौका है विपक्षियों को, मायावती जी को मौका है, सपा को मौका है, कांग्रेस को मौका है कि दिखाए कि ये राज्य जंगल राज में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन उतना तेजी से आंदोलन नहीं हो रहा है। अगर यही आपका भाजपा रहती तो कुछ न कुछ अब तक आंदोलन करती विपक्ष में। तो इन लोगों को चाहिए था कि यही मौके का क्या उठाएं लाभ, लेकिन उठा नहीं पा रहा है विपक्षी। अब शांत पड़ा है कि क्या पड़ा है। तो इसी वाक्य में देखिए, पहला आपका विभागीय कार्यवाही की गई और 6 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। तो क्या विभागीय कार्यवाही कर दी गई तो उन पर क्रिमिनल मुकदमा मर्डर का चल पाएगा कि नहीं? चलेगा, क्योंकि विभागीय कार्यवाही अलग और ये मुकदमे क्या हैं? अलग। और 6 के खिलाफ धारा 302 के तहत मर्डर का आपका एफआईआर दर्ज हुई है, यानी कि इन्होंने मिलकर इस व्यापारी का मर्डर किया। अब मुख्यमंत्री जी क्या करें? अपना गए जाएंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे। अब 50 लाख देते हैं कि 25 लाख की 1 करोड़ देते हैं, कुछ न कुछ देंगे। जब जाएंगे तो खाली हाथ तो जाएंगे नहीं, कुछ लेकर जाएंगे। इसी को कहा जाता है डैमेज कंट्रोल करना। क्या कहा जाता है? यानी कि जो नुकसान हो गया, नुकसानी देकर इसकी क्या कर दिया जाए? भरपाई। तो मामला थोड़ा शांत हो जाएगा। यानी कि मामला को कोमा में डालना है तो पैसा पैसा पैसा। आगे देखिए भाई आपका, यानी कि क्लास 5 फिर एक बार समझिए, काफी महत्वपूर्ण है कि विभागीय दंड जो धारा 23 में हमने बताया, वह दंड देने के बावजूद भी याद रखिए क्रिमिनल कार्यवाही चल सकती है उसी कार्य के लिए, अगर वह अपराध हो। और वर्तमान समय में आप देख ही रहे हैं आईएएस सेक्शन 24, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, निलंबन। आपका फिर मैं क्वेश्चन बता दे कि धारा 23 में कौन अनुशासनिक शास्तियां नहीं दी जाएंगी? तो नहीं दी जाएंगी में सतर्क रहना है। जो सस्पेंशन होता है, निलंबन होता है, वह धारा 23 में या 23 में नहीं दिया गया है। कहाँ दिया गया है? सेक्शन 24 में। तो आपका क्वेश्चन बन सकता है कि धारा 23 में कौन दंड का प्रकार नहीं है? तो निलंबन। क्यों? क्योंकि धारा 24 में निलंबन है, 23 में नहीं। ये मॉडल बन सकता है। देखिए भाई, पुलिस अधीक्षक या उससे उच्चतर स्तर का कोई पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ निरीक्षक या उससे निम्न स्तर के पुलिस अधिकारी को कारण अभिलिखित करने के उपरांत निलंबित कर सकेगा। यानी कि एसपी या एसपी के ऊपर का कोई अधिकारी आपका इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर के नीचे के पुलिस अधिकारी। तो फिर एक बार क्रम याद रखे भाई, एक तो आपका इंस्पेक्टर हो गया निरीक्षक, दूसरा उसके नीचे एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर, फिर उसके नीचे हेड कांस्टेबल, और अंत में कौन आता है? कांस्टेबल। इनको निलंबित किया जा सकता है। कौन कर सकता है? एसपी या उसके ऊपर के अधिकारी। एसपी भी कर सकते हैं,
और आपका निलंबन करने पर कारण बताना होगा कि क्यों हम सस्पेंड किए हैं। अब निलंबन के बारे में आपका थोड़ा व्यापक पहलू देखिए। जब किसी पुलिस अधिकारी को निलंबित किया जाता है तो पहला जो मुख्य पॉइंट है निलंबन के मामले में, आपका जो अनुच्छेद 311 है वह लागू नहीं होता। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि निलंबन के मामले में संविधान का अनुच्छेद 311 लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका निलंबन के बारे में वह प्रावधान ही नहीं करता, बर्खास्तगी के बारे में करता है, सस्पेंड के बारे में नहीं। तो अगर कोई पुलिस अधिकारी सस्पेंड होता है तो उसका क्या प्रभाव होता है? वह पुलिस बना रहता है, लेकिन उसके कार्य पर रोक लगा दी जाती है। निलंबन के समय वेतन में कटौती कर दी जाती है, लेकिन पुलिस आपका उसकी शक्तियां छीन ली जाती हैं। लेकिन पुलिस की जो जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, उसको निभाना पड़ता है। ज़्यादातर मामलों में या तो कहीं घर भेज दिया जाएगा या रिजर्व पुलिस लाइन में बैठा दिया जाएगा, यहीं बैठो, यहीं खाओ, यहीं रहो। और कई आपके मामले हैं कि ज़्यादातर बदमाशी किया है तो सस्पेंड करके रिजर्व पुलिस लाइन की बैरक में बैठा दिया जाए और सुबह कह दिया जाए कि 4 चक्कर परेड ग्राउंड का लगाओ, यानी कि फील्ड का 4 चक्कर, तो घास छीलो तो परोरा छीलो, तो यहीं सब गड्ढा खोदो, प्याज छीलो, सब्जी बनाना है, तो ये सब दिया जा सकता है दंड। प्याज और पुदीना छीलो बैठकर। अब लेकिन निलंबन अस्थायी होता है और कुछ समय बाद वह बहाल हो जाते हैं। तो कई पुलिस अधिकारी, हाँ, यह जरूर है कि उसके रिकॉर्ड पर असर पड़ता है और प्रमोशन में थोड़ा क्या आती है दिक्कत। तो प्रमोशन कराने के लिए कुछ ऊपर से भी बरसाइए, कल बताया गया था, यानी कि ऊपर से क्या दीजिए, पैसा, तो प्रमोशन हो जाएगा, सारा कागज क्या हो जाएगा, ओके। याद रखिए, बस पैसा पैसा पैसा। देखिए आपका 24 हो गया निलंबन। याद रखिए, निलंबन की धारा में 23 न मार कर आइएगा, इतना बताना। 24 कौन कर सकता है? एसपी या उसके ऊपर का अधिकारी। किसको कर सकता है? इंस्पेक्टर यानी कि निरीक्षक या उसके नीचे के अधिकारियों को। अगला देखिए आपका मिसकंडक्ट अवचार, सेक्शन 25 भी काफी महत्वपूर्ण है। मिसकंडक्ट या अवचार कराया जाए, अवचार में आपका कह सकते हैं, देखिए पुराने कानून में भी ये सब प्रावधान है, इसमें ये शक नहीं है कि प्रावधान नहीं है। पुराने कानून में भी आपका प्रावधान किया गया है कि जो दंड दिया जाएगा विभागीय या इत्यादि, उसको कब दिया जाएगा, कब नहीं दिया जाएगा। तो पुराने कानून में भी प्रावधान है कि अवैध रूप से हिंसा करता है, डिप्टी पे लापरवाही बरतता है, 2 बूंद लेकर डिप्टी करता है, तो यूपी में तो और कड़ा नियम है। अगर कोई पुलिस अधिकारी शराब पीकर या नशा पीकर काम कर रहा है तो उसे बर्खास्त करना उचित होगा, यानी कि सर्विस से पूरी तरह क्या कर दिया जाए, बाहर। 2 बूंद बहुत खतरनाक होता है, वैसे भी कोई पूछता नहीं है, क्योंकि थानेदार 2 बूंद लेकर रात में 90% थानेदार। चले जाइए रात में थाने पर तो देखिए माहौल क्या है। आपका माहौल बड़ी रंगीन रहता है, संगीन भी रहता है, सुन सपाटा रहता है। दरोगा जी क्या करेंगे? कुर्सी पर बैठे हैं, मेज पर पैर फेंके हैं और खर्राटे ले रहे हैं और चले गए, तो पहला वाक्य गाली से ही निकलता है। अब हम भी नहीं दे सकते गाली, बता भी नहीं सकते, और पहले प्रयास करेंगे कि भाग जाओ, नींद में क्या डाल रहे हो खलल। तब वकील साहब जाएंगे, कहेंगे कि हम वकील हैं, तब कुछ सुन लेते हैं, नहीं तो आम आदमी को तो ऐसे ही भगा देंगे। क्योंकि वकील साहब कहेंगे कि हम बुला रहे हैं अभी, वकील अध्यक्ष को फोन मिला रहे हैं, इनको मिला रहे हैं, फर्जी
अपना डीलिंग कर देंगे। आपका कभी जाइए रात उत में, कभी पाला पड़े तो, पाला ना पड़े वैसे ठीक है भाई, पाला ना पड़े तभी ठीक है इन लोगों से, क्योंकि आपका तो आपका मिसकंडक्ट यानी कि कौन कौन ये गलत कार्य करेंगे तो कार्यवाही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब धारा 23 के तहत विभागीय कार्यवाही होती है तो क्या आपका मनमाना होगी? नहीं। जब ये अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करेंगे, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, तभी तो होगी। यानी कि मनमाना नहीं, कब होगी? जब ये अपने कर्तव्य ड्यूटी को नहीं निभा रहा है, शराब पीकर ड्यूटी कर रहा है, आपका कह सकते हैं लोगों के प्रति हिंसा कर रहा है, तो इसके खिलाफ भी कार्यवाही होगी। अब मिसकंडक्ट इसी को कहा जाता है, यानी कि औचार या दुर्व्यवहार। देखिए, कोई भी पुलिस अधिकारी किसी अन्य अपचार या व्यवहार के, जैसा कि संगत नियमों में विहित है, अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसी औचार के लिए अनुशासनिक कार्यवाही के लिए जिम्मेदार होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब धारा 23 के तहत उसके खिलाफ विभागीय दंड दिया जाएगा, पेनाल्टी लगाई जाएगी, तो मनमाना नहीं लगाई जाएगी। कब लगाई जाएगी? जबकि वह इस कानून के तहत बनाए गए नियमों का वायलेशन करे या निम्नलिखित औचार करे, यानी कि कानून में ही कुछ मिसकंडक्ट दे दिए गए हैं कि ये गलत कार्य करता है, तो धारा 23 अप्लाई। आपका बर्खास्त, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, वेतन रोकना, पद से हटाना इत्यादि कार्यवाही वरिष्ठ अधिकारी कर सकते हैं। तो कौन कौन कार्यवाही है? देखिए, विधि सम्मत आदेशों की अवज्ञा। अब इसको डिटेल में बताना पड़ेगा एक एक करके भाई। देखिए, जब आपका धारा 25 चल रहा है भाई, जब आप सेक्शन, देखिए इसको थोड़ा डिटेल करना पड़ेगा क्योंकि कई जगह से कोरिलेट भी करना है। विधि सम्मत यानी कि लॉ के अनुसार, लॉ के अकॉर्डिंग जो आर्डर दिया गया है, जो आदेश दिया गया है, पुलिस वालों ने उसका वायलेशन किया है, अर्थात उल्लंघन किया है, तो आइए विधि के अनुसार, विधि के विधि सम्मत, या आप कह सकते हैं कि विधि के अनुसार आदेश दिलवाइए और उसका उल्लंघन करवाइए। जहां तक आपका, देखिए फिर एक बार भूमिका इसकी बांधा जाए, जहां तक आपका विधि सम्मत आदेशों की बात है, ये माना जाता है, कानून ये कहता है कि अगर किसी वरिष्ठ अधिकारी ने किसी अधीनस्थ अधिकारी को कोई आदेश दिया और वह आदेश विधि सम्मत था, कानूनन वैध था, तो हर हाल में अधीनस्थ अधिकारी का कार्य है कि उस आदेश का पालन करे। अगर अधीनस्थ अधिकारी उस आदेश का पालन नहीं करता है तो वरिष्ठ अधिकारी अधीनस्थ अधिकारी पर विभागीय कार्यवाही कर सकता है, और जो धारा 23 में हमने बताया उनमें से एक या अधिक आपका विभागीय दंड दिया जा सकता है। और ये जो बात है कि अगर किसी अधीनस्थ पुलिसकर्मी ने अपने वरिष्ठ अधिकारी के वैध आदेश को माना है, तो ऐसी दशा में उस अधीनस्थ ने कोई अपराध नहीं किया, कोई गलत कार्य नहीं किया। जैसे कि मान लीजिए एसपी ने आदेश दिया, कांस्टेबल ने उस आदेश को माना, तो यदि एसपी और गोली चला दी और 2 व्यक्तियों की क्या हो गई, मृत्यु, तो अगर एसपी का आदेश वैध था तो कांस्टेबल कानून द्वारा बाध्य है कि उस आदेश का पालन करे। अब आदेश का पालन करके 2 लोगों को मार भी दिया तो ये वैध माना जाएगा? वैध नहीं, क्योंकि विधि सम्मत आदेशों का पालन करना ही होगा। लेकिन
अगर ये पालन नहीं करता तो आपका धारा 23 में जो दंड है विभागीय, ये कांस्टेबल दंड का क्या होगा, भागी। इसी को आपका जोड़ लेना है धारा 76 आईपीसी। आपका इसको जोड़ लीजिएगा बैरक पर भी, जब भी ये पढ़िएगा तो एक सेक्शन जरूर पढ़िएगा। आईपीसी की कौन सी धारा, 76। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए कानूनन बाध्य है और वह कार्य वह कर देता है तो उसने कोई ऑफेंस या अपराध नहीं किया। जैसे कि पहला दृष्टांत है 76 आईपीसी का कि को एक सैनिक है, अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश में समादेश के तहत एक भीड़ पर गोली चलाता है, कुछ लोग मारे जाते हैं, तो सैनिक ने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि वह अपने वरिष्ठ अधिकारी का आदेश का पालन करने के लिए कानूनन क्या था, बाध्य। लेकिन अगर वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन नहीं करता तो यानी कि विभागीय दंड का भागी होगा। और सेक्शन कौन सा पुलिस एक्ट का अप्लाई होगा, 23। किस सेक्शन के तहत, 23। दूसरा देखिए, अगर एसपी ने कोई आदेश दिया, वह आदेश अवैध था, पुलिस वाले ने उस अवैध आदेश का पालन किया तो पुलिस वाला बचेगा भी नहीं और ये भी बचाव नहीं ले सकता कि ये आदेश तो हमें साहब ने दिया था। तो तुम्हारा दिमाग क्या कहता है, तुम भी तो कानून पढ़े हो, साहब ने अगर अवैध आदेश दिया है तो उसका पालन न करो, और नहीं तो साहब बच जाएंगे और तुम कहाँ जाओगे, अंदर। भाई विभागीय दंड मिलेगा। यानी कि अवैध आदेश का पालन न करिए। अब एक अवैध आदेश दिखवा जाए, एसपी साहब आए, शांत भीड़ थी, शांति से बैठी थी, पुलिस वालों से कहे कि शांत भीड़ पर गोली चलाओ, पुलिस ने गोली चलाई, 2 व्यक्ति मर गए। तो आपको ये देखना है कि एसपी का आदेश वैध था कि अवैध, अवैध। क्योंकि शांत भीड़ पर गोली नहीं चलाना है, गोली उस भीड़ पर चलानी है जो क्या है, अशांत है। तो पुलिस वाले दंड के भागी होंगे। अगर पुलिस वाले कहें कि एसपी साहब आदेश दिए थे तो ये कोई बचाव नहीं होगा। यानी कि आपका आईपीसी की धारा 76, 76 अवैध आदेश के मामले में पालन करने में कोई बचाव नहीं देगी। तो किसमें, कौन सा आदेश में बचाव मिलेगा, वैध। और अगर वैध आदेश है पालन नहीं किया तो फिर विभागीय दंड का भागी होगा। और उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की किस धारा में हमने बताया, 23। अगला देखिए भाई आपका ड्यूटी की उपेक्षा। ड्यूटी की उपेक्षा, ड्यूटी की उपेक्षा का मतलब ये हुआ कि अपने कर्तव्य तो कर रहा है लेकिन आपका ये जो सेकंड है ड्यूटी में उपेक्षा या नेग्लिजेंस बरतना। नेग्लिजेंस आपका पहले तो ये देखना, यानी कि जो कर्तव्य कानूनन उस पर अधिरोपित है उस कर्तव्य का सम्यक सतर्कता और सावधानी से न करना। जैसे कि आपका कर्तव्य है कि अपराधियों का पता लगाइए तेजी से और शांति से बैठा है, कर्तव्य है कि अपराधियों का पीछा करिए, जान गए कि इस रूट से अपराधी भाग रहे हैं, तब आप शांति से बैठ गए गाड़ी लेकर। तो अब तमाम उदाहरण है, 1-2 उदाहरण ही पर्याप्त है। आपका कर्तव्य है कि जानकारी मिल गई,
कि डकैत इधर आ रहे हैं, लुटेरे लूट करने, तो आप रास्ता छोड़कर हट गए। भाई आपका कर्तव्य क्या था? पुलिस है तो रास्ता छोड़कर भाग जाएं कि मुकाबला करें? मुकाबला करें। और रास्ता छोड़कर भाग गया यानी कि अपनी ड्यूटी में क्या बरता? लापरवाही बरता, उपेक्षा बरता। देखिए, जहाँ तक उपेक्षा शब्द की बात है, नेग्लिजेंस को थोड़ा व्यापक रूप दिया जाए। जब भी नेग्लिजेंस को पढ़िएगा, एक तो आईपीसी में आपको नेग्लिजेंस मिलेगा, फिर आपका कह सकते हैं कि अपकृत में भी मिलेगा, और यहाँ तो है ही। आईपीसी में आपका मुख्य रूप से धारा 304 ए में दिया गया है, उपेक्षा पूर्ण कार्य द्वारा मृत्यु कारित करना, यानी कि लापरवाही कहे, उपेक्षा पूर्ण, सतर्कता नहीं बरता। और अपकृत में जो नेग्लिजेंस होता है वह एक अपकृत है, और जो व्यक्ति नेग्लिजेंस या उपेक्षा किया है उससे मुआवजा वसूला जा सकता है। और सबसे पहले उपेक्षा को अलग अपकृत्य माना गया डोनोग वर्सेज स्टीवेंसन में, और लॉर्ड एटकिन ने माना। डोनोग वर्सेज स्टीवेंसन का केस है। फिर उपेक्षा का मतलब हुआ कि अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन न करना, तब भी विभागीय दंड दिया जाएगा। ज्यादा इसी में दिया जाता है। कोई अपराध हो गया तो क्या कर रहे थे? सो रहे थे। अपराधियों का ना ही पीछा किए ना कुछ किए, तो सोइए ना। आप देखिए भाई, अगला है अनधीनता या कोई कठोर आचरण। अब पुलिस का कोई कठोर आचरण दिखाया जाए तो एक तो कठोर आचरण होता है, दूसरा पुलिस का मुलायम आचरण होता है। तो कठोर आचरण कब कहलाएगा? जब पुलिस डांट टपट कर गाली से बात करे। और मुलायम आचरण कब कहलाएगा? जब पुलिस कोई कार्य करे तो प्रेम से समझाए। तो ट्रेनिंग में समझाया जाता है कि जब दंगाई बलवाई या आपका भीड़ उग्र हो तो पहले आप प्रेम से समझाइए। और देखे होंगे कि अनुनय विनय दिन भर करते रहते हैं पुलिस वाले, तुरंत लाठीचार्ज नहीं, सबसे पहले 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा भीड़ को क्या करेंगे? लाउड स्पीकर से समझाएंगे। और जैसे ही कह दिए कि मारो लाठी तो बवाल मच जाएगा। अभी आपका किसानों का भी मामला आया, हरियाणा में एक थे अधिकारी और कह दिए कि इन किसानों को तो लठियाना चाहिए। पूरा हुआ बवाल और अंत में उनका ट्रांसफर इत्यादि किया गया। सरकार ने भी कहा कि इनका बयान ठीक नहीं है, पहले समझाएंगे कि लाठी चलाएंगे? भाई पहले समझाइए प्रेम से। अब नहीं स्थिति संभलती है तब आपका लाठी आपका माने आंसू गैस हुआ, वाटर पानी छोड़िए, बंदूक भी चलाइए तो आपका पहले नियम है कि पैर पर मारिए, सिर पर सीने पर नहीं। और वो अलग बात है कि सीने पर भी मारा जा सकता है, तो उसके नियम आगे बताएंगे हम, अभी नहीं भाई। आगे देखिए, अगला देखा जाए आपका अनाधिकृत मिथ्यारोपण या ड्यूटी से अनुपस्थित हो जाना। अवैध रूप से मिथ्यारोप करना, इसका मतलब ये हुआ कि कोई पुलिस अधिकारी अवैध रूप से दूसरे व्यक्तियों को फर्जी केसों में फंसा रहा है। यानी कि ये एक पुलिस अधिकारी है, ज़्यादा इसमें पैसा कमाया जाता है, इसमें तो बहुत पैसा आता है। कि एक पुलिस अधिकारी है, किसी को धमकी दिया कि आप क्या करिए, पैसा दीजिए नहीं तो आपके खिलाफ साक्ष्य हैं फर्जी, मैं आपके खिलाफ गांजा में चालान कर दूंगा, तो 2 पुड़िया अफीम में कर दूंगा, 2 पुड़िया हीरोइन में, मैं हीरोइन पीता भी हूँ, रखा भी हूँ, दिखा दूंगा कि आपके पॉकेट से मिलेगा, और 2-4 माह तो कहाँ रहेंगे? जेल में। तो मिथ्या आरोप लगा रहा है और क्या वसूल रहा है पुलिस वाला? पैसा। ये भी एक तरीका है भाई। कई पुलिस वाले आपका कहते हैं इसमें फंसा देंगे, फंसा भी देते हैं कुछ लोगों को। आपका कुछ नहीं मिला तो 2 पुड़िया गांजा मिला, चलो चालान कर दो, कुछ तो भरेंगे न्यायालय में। 2 पुड़िया हीरोइन मिल गया, या कहीं से बम सुतली बम ले लेंगे और कह देंगे कि 2 बम मिल गया,
और फंसा कर जेल भेज देंगे, तो आपका वो अलग बात है। या ड्यूटी से अनुपस्थित रहना, ड्यूटी से अनुपस्थित रहने का मतलब ये हुआ कि बिना अधिकारियों की अनुमति के आप घर भाग गए, यानी कि यहाँ आपकी ड्यूटी लगी है और आप क्या हुए, घर भाग लिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ रोम जल रहा है और नीरो चैन की बंसी बजा रहा है घर जाकर, तो अब ऐसी दशा में विभागीय कार्यवाही होगी और बर्खास्त भी हो सकते हैं। निलंबित तो पहले किया जाता है कि बिना, आपका इसके लिए उपाय है भाई कि जब आप घर जाइए तो किसी को जरूर बीमार करवा दीजिए, कि या छुट्टी बढ़वानी हो तो जरूर एक लेटर भेज दीजिए, या तार भेज दीजिए, तार तो अब ख़त्म है, फैक्स भेज दीजिए अधिकारी को कि हम घर आए थे, ये बीमार पड़ गए अतः और रुकना पड़ रहा है। और या आप घर भागिए तो अर्जेंट काम दिखाइए कि हम सूचना नहीं दे पाए, अर्जेंट फ़ोन आया, तुरंत ड्यूटी से जाना पड़ा, हम दरोगा जी को फ़ोन कर दिए हैं और एसपी साहब को एक लेटर भेज रहे हैं। इससे यही बचाव होगा, नहीं तो बिना बताए भाग गए तो नौकरी भी जा सकती है। उसके बाद तमाम तामझाम करना पड़ेगा, यानी कि ओझा और सोखा बुलाना पड़ेगा तमाम, यानी कि झाड़ फूक ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन एक लेटर लिख देना चाहिए। अगला देखिए भाई आपका कायरतापूर्ण कार्य, यानी कि डरपोक का कार्य। तो पुलिस में भर्ती हुए हैं, सेना में भर्ती हुए हैं, तो क्या आपका डर कर भाग जाएंगे कि सामना करेंगे, अपराधियों का सामना करेंगे। अगर पुलिस ही डर कर भाग जाए अपराधियों से तो समाज का क्या हश्र होगा जान सकते हैं। यानी कि आ गए बदमाश, फायरिंग करने लगे और थानेदार साहब डर कर क्या किए, भाग गए लाव लश्कर लेकर। तभी आपका बिकरू कांड से लेकर तमाम कांड हुआ, पुलिस वाले गए, आपका जैसे ही फायरिंग उधर से शुरू हुई पुलिस वालों ने भी फायर किया, ये नहीं कि भाग गए। वो अलग बात है कि कुछ लोग मार दिए गए, तो अच्छा यही होगा कि बाद में फिर आकर निपट लेंगे, और सबसे लगभग निपट ही लिए। भाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सरकार देखती रह गई और अपने पर आ जाएगी पुलिस तो सिंघम बन जाती हैं। यानी कि वही अपराधी जो पुलिस पैर छूती थी और उसी अपराधी को पुलिस ने क्या किया, तो कहावत भी कही जाती है कि पुलिस की न तो दोस्ती अच्छी, न दुश्मनी, न अपने आप की, न अपने बाप की, न सरकार की, किसी की नहीं होती। जब ऊपर से प्रेशर पड़ता है तो भाई आपका जिसके साथ दिन रात खा रहे उसी को ठोक देगी। और विश्वास न हो तो सिंघम फिल्म देख लीजिए, आपका खुद कहता है कि भाई अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता। पुलिस वाला हूँ, पुलिस के साथ ही तो लास्ट में आऊँगा कि अपराधी का साथ दूंगा, तो अलग बात है आपका। अगला देखिए, यानी कि कायरतापूर्ण कार्य करता है तब भी विभागीय दंड। कायरतापूर्ण कार्य किसे कहा जाएगा, तो अपराधी आ रहे हैं भाग जाओ, भाई बंदूक मिला है तो। जैसे कायरतापूर्ण कार्य का उदाहरण अफगानिस्तान में भी देख सकते हैं। 50-60 हजार तालिबानी थे और 3 लाख सैनिक थे, अब सारे सैनिक भाग खड़े हुए, यानी कि ये कायरतापूर्ण ही कार्य माना जाएगा। यानी कि लड़ने की क्षमता ही नहीं थी कि क्या थी, कि अमेरिका केवल पोसा पाला था। अब ये तो अमेरिका ही तो बताएगा कि कहाँ ट्रेनिंग कैसे दिए थे। आगे देखिए आपका अधिकार का दुरुपयोग, ये काफी महत्वपूर्ण है। जो पुलिस को राइट दिए गए हैं उस राइट का पुलिस ने दुरुपयोग किया है, यानी कि मिसयूज किया है। सबसे अच्छा उदाहरण गोरखपुर का देख सकते हैं वर्तमान में, कि पुलिस का ये कर्तव्य है कि आपका अपराधियों को माने पकड़े या किसी को भी पकड़े तो टार्चर न करे, मारे पीटे न, और पुलिस ने अपने अधिकारों का गाली उली न दे, और पुलिस ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके लठियाया और लठियाने के कारण एक व्यापारी अपनी जान से चला गया, तो इसमें भी पुलिस के खिलाफ विभागीय कार्यवाही हो सकती है, हुई भी है, अभी सस्पेंड किया गया है, जांच होगी।
और मुकदमा भी 302 का अलग से चलेगा, तो अलग बात है। अंतिम, कोई ऐसा कार्य जो एक अधिकारी को शोभा नहीं देता। तो कुछ तो कार्य आप लोग बताइए जो एक अधिकारी को शोभा नहीं देता। भाई कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जो आपका शोभा नहीं देते? तो कौन से कार्य ऐसे हैं जो वकील साहब को शोभा नहीं देते? तो शराब पीकर वर्दी में रास्ते में ढिमलाइए ये क्या शोभा देता है? तो सबसे अच्छा तो यही है। तो गांव में पुलिस वाले जाते हैं तो लोगों से कहते हैं कि लाओ आज मुर्गा उर्गा बनाया जाए और 2 बोतल लेते आना, बता देना कि साहब मंगाए हैं, पैसा न देना। तो क्या ये काम पुलिस को शोभा देता है? अब मान लीजिए कि ड्यूटी पर हैं, नशा कर लिया, 2 बूंद ले लिया और 2 बूंद लेकर पूरा मस्त हो गया, तो ऐसी दशा में क्या ये कार्य पुलिस को शोभा देता है? अब पुलिस को, तो पुलिस ऐसा कार्य न करे जिससे पुलिस की बेइज्जती हो, पुलिस संगठन की बेइज्जती हो। अगर बेइज्जती होती है तो वरिष्ठ अधिकारी धारा 23 में जो दंड हमने बताया उन दंडों में से एक या एक से अधिक दंड दे सकते हैं। जब आप उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम पढ़ेंगे, माने उत्तर प्रदेश नहीं भाई आपका, जब आप पुलिस अधिनियम 1861 पढ़ेंगे तो इस बात को और थोड़ा डिटेल में बताया गया है। मैंने यहाँ तो बहुत शॉर्टकट में कर दिया गया, पता ना क्यों। थोड़ा इसकी व्याख्या करनी चाहिए थी बेयरक में, और वो छोड़ दिया हमारे लिए। भाई जैसे कि उसमें है नीच कार्य में कि पुलिस वाले किसी से नीच कार्य न कराए, तो आपका उसमें मिलेगा कि शराब न मंगाए, दारू न मंगाए, मुर्गा उर्गा न मंगाए, ये सब लिखा है। लेकिन इसमें आपका कम लिखा है, क्योंकि आपका उसमें पैरा भी 554 है और इसमें केवल धाराएं पढ़नी है 88, तो कम ही पढ़ना है। उसमें तो 47 धाराएं पढ़नी पड़ेंगी और 554 पैरा, यानी कि टोटल 500 हो जाएंगी धाराएं अगर देखा जाए। और इसमें तो केवल कितना 88। भाई यूपी से तो कम ही पढ़ना है, 1/5वां भाग कम पढ़ना है भाई, बता दिया जाए। इस प्रकार आपका एक धारा और बता दिया जाए, धारा 26, दंड के आदेशों के विरुद्ध अपील। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर विभागीय दंड दिया गया है तो दंड दिया जाएगा तो धारा 23 में, फिर याद रखे किस में, 23 में। तो पुलिस, जिस पुलिस वाले को दंड दिया गया है वह अपील कर सकता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि अपील कहाँ होगी। अपील थोड़ा भाई जोड़ कर पढ़ाना पड़ेगा। रेस्ट ले लीजिए, समय भी हो गया है, क्योंकि थोड़ा बहुत आपका कोरिलेट अगर सुप्रीम कोर्ट इत्यादि से हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो कल भाई देखिए आपका शाम वाला क्लास बंद रहेगा, बताया जाए। कल आपका अभी चलेगी आईपीसी, कल शाम वाला क्लास आप रहेगा, परसों चलेगा भाई, बता दिया जाए सार्वजनिक रूप से।